हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज फिट एंड फाइन। आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो आज हम क्या कर रहे हैं, 10th क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड, बायो का, है ना? बायो का चैप्टर नंबर सेकंड। वैसे अगर आप देखोगे तो जैसे लाइफ प्रोसेस आपका 5th चैप्टर है, तो उसके बाद ये 6th चैप्टर आ जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज इस चैप्टर की अपन धज्जियां उड़ा देंगे। समझ रहे हो? धज्जियां उड़ाने से मतलब समझ रहे हो ना? इसको पूरी तरह से एकदम इतना इजी बना देंगे अपन, बहुत आसानी से अपने समझ में आएगी। कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ टर्म्स को समझेंगे, किस तरह से क्या होता है, सबसे पहले नाम को समझेंगे, हर एक चीज को देखेंगे। और लेक्चर्स जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं रहेगा जो आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी पेन को अपने साथ में रख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, जो भी चीजें आपको लगे वो आप लिख लेना है ना? और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो भाई, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कुछ चीजें समझते हैं कि अभी जैसे अभी गर्मी चल रही है, ठीक है? गर्मियां होती हैं, बहुत हैवी टेम्परेचर जाता है, हाई टेम्परेचर रहता है। हाई टेम्परेचर पे हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी को बहुत गर्मी लगती है ना? स्वेटिंग आती है, आती कि नहीं आती? तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारा, जो हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट हो, जैसे एक टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है, हमारी बॉडी उस टेम्परेचर राइज की वजह से क्या करती है, स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी में, होती है ना? तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम रहा होगा ना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को पता लगा कि भाई बाहर जो है टेम्परेचर राइज हुआ है। समझ रहे हो कि भाई हमारी बॉडी को कैसे पता लगा कि बाहर टेम्परेचर राइज हुआ? या फिर जैसे विंटर्स आएंगे तो कैसे हमारी बॉडी को पता लग जाएगा कि विंटर्स में टेम्परेचर डाउन हो गया? हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसे सिस्टम रहे होंगे जो बाहर ये हो रहे बदलाव को, यानी इन चेंजेस को हमारी बॉडी क्या कर सके, पता लगा सके, और उनके मतलब समझ सके कि कैसे चेंज हो रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग अपना बॉडी को तैयार कर सके, अपनी जो हमारी बॉडी है उसको अपने आप को तैयार कर सके। तो ऐसा कुछ सिस्टम रहा होगा ना? बस यही सिस्टम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। समझते हैं? कोई बात नहीं, इधर देखो। चाहे कोई एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं, बहुत सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे हम लोग हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के प्रति, जो अपनी सराउंडिंग्स होती है, उसको सेंस करता है और उसके प्रति रिएक्शन यानी रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, यही चीज कहलाती कोऑर्डिनेशन, है ना? अपनी बॉडी को अपने इन्वायरमेंट के अंदर हो रहे चेंजेस को पहचानना, उनके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देना। बस यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भैया कैसे तो जो चेंजेस हैं उनको हम पहचान रहे हैं और किस तरह से हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं। दोनों चीजें समझनी है कि हम कैसे तो बाहर से जो चेंजेस हो रहे हैं उनको पहचान रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि कैसे हम उनके प्रति क्या दे रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इन दोनों को समझ लिया तो अपना चैप्टर वही से ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये, क्या नहीं है। जैसे कुछ ज्यादा खास है नहीं, आराम से सुनना जाना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंपलेस्ट बैक्टीरिया हो या फिर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन हो, एक फंडामेंटल नीड होती है कि भैया जो चेंज हो रहे हैं उनको रेस्पोंड किया जाए। जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उनको क्या किया जाए, रेस्पोंड किया जाए। इस एबिलिटी को, जो रेस्पोंड करने की एबिलिटी है और जो मेंटेन करना है स्टेबल इंटरनल स्टेट, ये अभी बाद में बात करेंगे। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या लिखा सर, ये कुछ अजीब सा लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल भाषा में समझते हैं। सिंपलेस्ट वे में ये समझो कि एक सिंपल, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करता है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब ये जो चेंजेस है ना, ये एक्सटर्नली तो हो ही सकते हैं। एक्सटर्नली भाई
जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज हो गया, बाहर से किसी ने, अच्छा सिर्फ चेंजेस ही, अभी चेंजेस की तो बात बाद में करेंगे कैसे कैसे चेंज होते हैं। हाँ, ये चेंजेस हमारी बॉडी में भी होते हैं इंटरनली, जैसे ब्लड प्रेशर लो हो गया, ब्लड शुगर लेवल लो हो गया, ये चेंजेस ही हैं, है क्या, ये इंटरनली चेंजेस है। तो इनको हमारी बॉडी को क्या करना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है। हमारी बॉडी जो इंटरनल इन्वायरमेंट को जो मेंटेन रखती है ना, उस प्रोसेस को बोला जाता है होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। मतलब एक बॉडी जब अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। क्लियर है बात, होम्योस्टेसिस वर्ड समझ में आ गया कि एक बॉडी जब अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखती है, यही लिखा है देखो, मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल स्टेट। इंटरनल स्टेट मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड वाटर लेवल है, या फिर ब्लड के अंदर शुगर लेवल है, आयंस लेवल है, जो भी है उसको मेंटेन रखना है, कुल मिला के बैलेंस रखना है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टेसिस। क्लियर है, चलो अब हम आगे आते हैं, कुछ चीजें समझते हैं इसमें। क्या चीजें समझते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में कंट्रोलिंग के लिए या कोऑर्डिनेशन के लिए जो भी ये रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ये सिस्टम है, इसके लिए दो सिस्टम प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन के दो सिस्टम प्रेजेंट है, एक तो होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दो चीजें होती हैं। देखो भाई, एक एक की बात करते हैं, थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी। चलो इसको देख ही लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या है। नर्वस सिस्टम के रेस्पॉन्स जो होते हैं ना, रैपिड होते हैं। रैपिड मतलब बहुत क्विक होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, बहुत कम समय के लिए होते हैं। जैसे आपकी आंखों पे किसी ने क्या किया, फ्लैश लाइट जलाई, जैसे आपके चेहरे का कैसे यूं हाथ किया, किसी ने यूं किया, अब यूं जब वो करेगा तो आपकी जो ये है आईलिड से तुरंत ब्लिंक करेगी, आपके यहाँ क्या ब्लिंक करेगी, तुरंत करेगी ना। तो क्विक रिएक्शन हुआ, हुआ कि नहीं, रैपिड रिएक्शन हुआ, लेकिन वो ब्लिंक करके वहीं थोड़ी रुक गई, तुरंत खुल जाएंगे, शॉर्ट लिव्ड हो गया। समझ रहे हो, किसी ने आपको यूं किया, आपकी चेहरे के आगे यूं किया, तो आपकी आंखें ब्लिंक करी, तुरंत किया, यानी रैपिड रिएक्शन हुआ। और लेकिन कुछ सेकंड के लिए, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ, तो शॉर्ट लिव्ड। और लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब ये है, यहाँ लोकलाइज्ड का मतलब ये है कि ये ऑर्गन स्पेसिफिक है। जैसे अगर उसने यूं किया है तो मेरी सिर्फ आंखें ब्लिंक करेगी, ऐसा नहीं है कि मैं हाथ पीछे, हाथ भी हिल जाएगा, मेरे पैर भी हिल जाएंगे, पूरी बॉडी हिल जाएगी, नहीं, सिर्फ आंखें ब्लिंक करेगी। जिस ऑर्गन पे इफेक्ट हो रहा है चेंज का, उस ही ऑर्गन पे क्या करेगा, वही ऑर्गन रेस्पोंड करेगा। जैसे अगर मेरा हाथ किसी गर्म जगह को टच करता है, गर्म प्लेट, गर्म तवे को टच करता है, ठीक है, उसको टच करेगा तो मेरा सिर्फ हाथ हटेगा, ऐसे मैं पूरा उछल के पीछे नहीं जाऊंगा, सिर्फ मेरा हाथ मूव करेगा, है ना। तो ये जो इसके रेस्पॉन्स होते हैं ना, लोकलाइज्ड होते हैं, यानी स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। जिस ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ रहा है वही ऑर्गन रेस्पॉन्ड करता है। समझ में आ गया, चलो। नर्वस, अगर हम बात करें हार्मोनल सिस्टम, या फिर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। चलो एक बात करते हैं, पहले ये चीजें क्या आपको पता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि भैया एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स हैं, हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स है, यहाँ लिख लेते हैं। एक तो है एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, दो तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी। क्लियर है, देखो भाई, फर्स्ट जो है, अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, ये होती हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। कैसी होती हैं, ओह सॉरी, उल्टा बोल गया, डक्ट्स प्रेजेंट होती है इनमें, डक्ट्स
प्रेजेंट। डक्ट्स क्या है? वेसल्स, नलियां, ट्यूब्स, जिनके थ्रू ये अपना सिक्रीशन जो है ये रिलीज करती है, जो भी एक्टिंग जहां तक इनको अपना पहुंचाना होता है सिक्रीशन वहां तक पहुंचाती है। किसके थ्रू? ट्यूब्स के थ्रू पहुंचाती है। अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है? ये होती है डक्टलेस, कि भैया इनमें डक्ट्स नहीं होते। तो सर जब ट्यूब्स नहीं है, नलियां नहीं है, तो ये अपना सिक्रीशन अपनी एक्टिंग साइट तक पहुंचाएंगी कैसे? कैसे पहुंचाएंगी भाई? एक और चीज ट्रेवल कर रही है ना हमारी बॉडी में पूरी चारों तरफ, कौन सी? ब्लड। तो ब्लड के थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन अपनी एक्टिंग साइट तक पहुंचाती है। ठीक है। इनके सिक्रीशन को ना मेनली ऐसा नहीं जरूरी है कंपलसरी है, बट इनके सिक्रीशन को मेनली हम एंजाइम्स कहते हैं। ये मेनली एंजाइम्स होते हैं, बट ये एंजाइम्स के अलावा और भी चीजें होती है, जैसे बाइल जूस होता है। कहाँ से रिलीज होता है बाइल जूस? पढ़ा है ना लाइफ प्रोसेस में। कहाँ से? लीवर से। कहाँ से? लीवर से। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, और कौन सी ग्लैंड है वो? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। यहां से जो रिलीज हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है। हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये दो चीजें होती हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आती हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है। जैसे लीवर। अच्छा, हमारी बॉडी में ना एक और स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती है जिनको बोला जाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। इनको क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। हेट्रोक्राइन मतलब इनका ये दोनों की तरह काम कर रही है, यानी एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन कर रही है और एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन कर रही है। यानी these glands function as endocrine as well as exocrine। तो ये दोनों की तरह फंक्शन करती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाम सुना होगा आपने, क्या? पेंक्रियाज। सुना है ना भाई पेंक्रियाज का नाम? पेंक्रियाज में हमने देखा था क्या? पेंक्रियाज में हमने देखा था कि भाई पेंक्रियाज जो है किसके अंदर? लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि पेंक्रियाज क्या रिलीज करती है? पेंक्रियाज रिलीज कर रही थी पेंक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या थे? पेंक्रियाटिक अमाइलेज था, लाइपेज था, ट्रिप्सिनोजन थे, ये सारी चीजें थी। तो हमने उसका वो एक्सोक्राइन पार्ट देखा था। कौन सा पार्ट था वो? एक्सोक्राइन पार्ट। और जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है ना, वो आज नहीं, मतलब अगले लेक्चर्स में वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है। तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है ना, देखो इसका मान लो ये है एक्सोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट से क्या क्या रिलीज होता है? इसमें रिलीज होता है पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है। और जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है उससे रिलीज होता है आपका क्या? क्या रिलीज होता है सर? इंसुलिन। नाम सुना होगा इंसुलिन का, बहुत सुनते हैं। डायबिटीज पेशेंट को दिए जाते हैं इंसुलिन, डायबिटिक जो डिजीज होती है डायबिटीज। एक होता है ग्लूकागोन। तो ये क्या है? ये हॉर्मोन्स हैं। ये क्या है? हॉर्मोन्स हैं। तो ये तो पार्ट हो गया कौन सा? एक्सोक्राइन पार्ट हो गया, और ये हो गया इसका एंडोक्राइन पार्ट। तो ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम कर रही है और एंडोक्राइन की तरह भी काम कर रही है। तो ये कौन सी हो गई सर? हेट्रोक्राइन ग्लैंड हो गई। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है भाई। चलिए, तो भाई ग्लैंड्स तो समझ में आ गई। तो अपन फिर यहाँ पे आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। तो इनके जो
एंडोक्राइन सिस्टम के जो रेस्पॉन्स होते हैं वो स्लो होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं एंड वाइड स्प्रेड होते हैं। स्लो, लॉन्ग लास्टिंग एंड वाइड स्प्रेड। जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाता है, जैसे हमारी ग्रोथ। भाई एक बात बताओ, ऐसा है कि भाई एक बच्चा है, छोटा बच्चा, अभी बस 1-1.5 घंटे बाद पहले ही इसका जन्म हुआ है ना, कल देख रहे हैं जाके 3 फुट का हो गया। नहीं होता ना ऐसे कि भाई कल देख रहे हैं तो 3 फुट का हो गया, सडन ग्रोथ थोड़ी ना हो जाती है। स्लो 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 18-20 साल तक ग्रोथ चलती रहेगी। स्लो है, लॉन्ग लास्टिंग 18 साल लग रहे हैं उस चीज में, है ना। और वाइड स्प्रेड पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हिस्से पे इफेक्ट कर रहा है, पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। तो स्लो, लॉन्ग लास्टिंग एंड वाइड स्प्रेड, तीनों चीजें समझ में आ गई। स्लो होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं एंड वाइड स्प्रेड चीजें होती हैं। रेस्पॉन्स किसके? एंडोक्राइनल सिस्टम के या फिर हार्मोनल सिस्टम के। आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल ट्रैवल किए होते हैं भाई, एक कोई ना कोई सिस्टम है, कोई कंट्रोलिंग का सिस्टम है, ऑब्वियसली बात है उसमें कोई इंफॉर्मेशन किसी थ्रू जारी होगी, किसी सिग्नल के थ्रू जारी होगी। वो सिग्नल कैसे हैं? तो नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। अब इसको ना आप देखना थोड़ी देर बाद, जब भी हम आगे का टॉपिक करेंगे, जब उस चीज को समझ रहे होंगे कि सिग्नल कैसे ट्रेवल करते हैं, तब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड जो है वो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल, ये एल यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। क्लियर है? यहाँ पे जो होते हैं ना केमिकल मैसेंजर्स, इनको बोलते हैं हॉर्मोन्स। अब यहाँ तो हॉर्मोन्स ही रिलीज करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती है, तो ऑब्वियसली बात है वही सिग्नल जाते हैं। और सिग्नल जाते कैसे? हॉर्मोन्स को कहाँ रिलीज किया जाता है? हमने बात की थी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ट्यूब तो होती नहीं है, डक्ट्स तो होती नहीं है, तो कहाँ रिलीज करेगा भैया? ब्लड में रिलीज करेगा। तो ये जो हॉर्मोन्स है ये ट्रैवल, ये ब्लड में रिलीज किए जाते हैं डायरेक्टली, और ब्लड के थ्रू ही ये ट्रैवल करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे की चीज पे आते हैं, नर्वस सिस्टम को हम समझते हैं, नर्वस सिस्टम को अच्छे से देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में, और नई चीजें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो एक हम्म तो भाई सबसे पहली चीज है हमारी क्या? स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? तो सिंपल से, अगर सबसे सिंपलेस्ट भाषा में तुम कहना चाहोगे तो स्टिमुलस को तुम लिख दो चेंज। क्या लिख दो? चेंज। स्टिमुलस क्या है? चेंज। और अगर हम डिटेल में इसको समझे तो ये कह सकते हैं कि एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल environment of a body which create response in that body। यानी कि हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी में, किसी भी, जैसे मेरी अभी हमारी शरीर है, मेरे चारों तरफ के इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का कोई ऐसा बदलाव, कोई ऐसा चेंज जिसकी वजह से मेरी बॉडी में कोई रेस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। दैट चेंज इज नोन एज स्टिमुलस। जैसे हमने टेम्परेचर वाला एग्जांपल लिया था कि भैया अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो क्या होगा भाई? पसीने पसीने हो जाएंगे, है ना, स्वेटिंग हो जाएगी। तो जो टेम्परेचर का राइज होना है उसकी वजह से मेरी बॉडी में पसीने आए, तो एक रेस्पॉन्स क्रिएट हुआ, तो वो जो टेम्परेचर का राइज होना है वो क्या कहलाएगा? आपका स्टिमुलस। क्लियर है? इंटरनल हो सकता है,
जैसे हंगर, थर्स्ट, है ना, ये बॉडी के ब्लड शुगर लेवल का कम होना, है ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस का कम होना, तो ये सारे क्या है, स्टिमुलस होते हैं, और इनके अनुसार, इनके रिगार्डिंग अपनी बॉडी क्या करती है, अपनी रेस्पॉन्स क्रिएट करती है, रेस्पॉन्स करती है, रेस्पॉन्ड करती है इन स्टिमुलस के प्रति हमारी बॉडी। ठीक है, अब हम वही वाले पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब हमने क्लास को स्टार्ट किया था उस समय हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि यार ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ है इस इन्वायरमेंट में, ये हमारी बॉडी को पता कैसे लगा। ऑब्वियसली बात है, हमारी बॉडी में कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम रहा होगा ना जिसकी वजह से मुझे इस टेम्परेचर चेंज का पता लग गया। मैं उधर देख रहा हूं, किसी ने मुझे यहाँ टच किया, मुझे पता लग जाएगा कि किसी ने टच किया है, किसी ने टच किया, ये नहीं पता कौन है, देख लूंगा किसने किया है किसकी हिम्मत हो रही है वो अलग बात है, लेकिन मुझे पता लग जाएगा ना भाई कि किसी ने मुझे टच किया है। और वो चीज कैसे पता लगी, यानी कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम रहा होगा ना। मैं उधर देख रहा हूँ, पीछे से किसी ने मेरे, समझ रहे हो, अरे सुई चुबा दी यार, तो सुई चुबा दी तो मुझे तो पता लग जाएगा ना यार, पेन हुआ है, सुई चुबाई है, किसी ने कुछ चुबाया है, पेन हुआ है, दर्द हुआ, तो यहाँ पे चीज हो रही है, मेरे को पता लग जा रहा है। तो कैसे पता लग जा रहा है, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम इन चेंजेस को क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जिनकी वजह से हम हमारे इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेंस ऑर्गन्स। क्या बोलेंगे, सेंस ऑर्गन्स। क्लियर है। आप ये चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है, जैसे आई, ठीक है, ईयर, नोज, स्किन एंड टक। तो ये हमारे 5 क्या है, सेंस ऑर्गन्स। क्लियर है भाई। अब इन सेंस ऑर्गन्स से रिसेप्टर्स जुड़े होते हैं। रिसेप्टर्स काइंड ऑफ कह सकते हो आप, न्यूरॉन कह सकते हो, न्यूरॉन के टाइप कह सकते हो कि भाई जो जो चेंज हो रहा है, जो स्टिमुलस हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करके आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो रिसेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो आई के साथ जो रिसेप्टर जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर। भाई आराम से याद हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, क्योंकि भाई आंख है, लाइट की फोटो खींचते हैं हम, तो उसके लिए हमें लाइट चाहिए होती है ना, लाइटिंग चाहिए होती है ना। तो आंखों से देखते हैं तो भाई उसके भी लाइट चाहिए, तो फोटो रिसेप्टर। ईयर, कान, कान से क्या करते, फोन सुनते हैं, आजकल फोन आ गया ना, फोन सुनते हैं, कामिल को क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर। ठीक है। नोज, फ्रेग्रेंस, है ना, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। स्किन, स्किन में ना हम अलग अलग रिसेप्टर पढ़ते हैं। जैसे अगर मुझे टच को फील करना है तो टच के लिए रिसेप्टर आ जाते हैं हमारे पास, थिग्मो। अगर मुझे टेम्परेचर को फील करना है तो टेम्परेचर, टेम थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को नापते हैं ना, तो थर्मो रिसेप्टर। और अगर एक होता है पेन, पेन के लिए रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं हम नोसीसेप्टर। क्या बोलते हैं, नोसीसेप्टर। ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्किन के रिसेप्टर्स। उसके बाद बचता है हमारा टंग। टंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे आ भी जाता है तो हमारे क्या होते हैं भाई, स्टमक आता है, स्टमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसमें जो रिसेप्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स।
गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है भाई, याद करने का आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया आंखों के लिए तो फोटो रिसेप्टर है, क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज। ठीक है, ईयर के लिए फोनो रिसेप्टर है कि भैया फोन सुनना है, कान से सुनना है। ठीक है, नोज के लिए ऑल फैक्ट्री, अब ये मेरी पर्सनल पर्सनल वाली गंदी सी ट्रिक है लेकिन पर्सनल वाली है। जब कभी ऐसे ट्रैवल करते हैं ना हम लोग, कहीं जाते हैं कहीं ट्रैवल करते हैं, तो क्या होता है अगर किसी केमिकल फैक्ट्री, किसी कोई अल्कोहल की फैक्ट्री या कोई भी ऐसी केमिकल फैक्ट्री के आसपास से गुजरते हैं ना, जब हम फैक्ट्री के आसपास से गुजरते हैं तो एक बहुत ही अजीब सी बैड ओडर टाइप है, बहुत गंदी स्मेल आती है, आती है कि नहीं आती है? उसको कहाँ से फील करते हैं हम? हमारे नोज से। फैक्ट्री के पास गुजर रहे हैं, नोज से फील कर रहे हैं, तो ऑल फैक्ट्री है ना। तो एक फैक्ट्री से हम नोज को रिलेट कर सकते हैं, तो इस तरह से तुम इसको याद कर सकते हो। थिग्मो टच के लिए यूज होता है, थर्मोमीटर थर्मो के लिए यूज होता है, नोज रिसेप्टर फॉर पेन, है ना। गस्टेटरी की भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, टंग इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहां से हो जाता है हमारा गैस्टेटरी रिसेप्टर। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों को याद रख के आप सेंस ऑर्गन्स का याद कर सकते हो, उनके रिसेप्टर्स को याद कर सकते हो। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए बढ़े आगे, अगली साइड पे देखते हैं। आज यार प्यास काफी लग रही है। हाँ भाई, क्या गिरा भाई? चलिए, हाँ भाई, अब हम समझते हैं नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट। नाइन्थ क्लास, नाइन्थ क्लास आप लोग सब पास करके आए, ऑब्वियसली बात, अगर आप टेंथ में देख रहे हो तो नाइन्थ क्लास तो पास करके आए हो, जंप थोड़ी करी, पास करके आए हो। इट मीन्स आपने टिश्यू चैप्टर कंप्लीट पढ़ा है, और टिश्यू चैप्टर कंप्लीट पढ़ा है तो आपने टिश्यू चैप्टर में लास्ट में आता है नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, उसको भी पढ़ा होगा। और उसमें आपने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, पढ़ा है। तो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारे पास न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो अब इसी न्यूरॉन के बारे में हम थोड़ी चीजें समझेंगे, थोड़ी बातें समझेंगे। चलो, ये देखो, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड होती है सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए, है ना। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एंड केमिकल फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल और केमिकल कैसे, वो देखेंगे हम। देखो, ऐसे समझो, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम, है ना। सही नहीं बना यार, कोई बात नहीं। हाँ, इस तरह से, तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है हमारी न्यूरॉन की। देखो, ये एक्चुअली में क्या है, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है।
क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है हमारा, न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें क्या फील्ड है भाई, भाई साइटोप्लाज्म तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा, इस पूरे इसमें साइटोप्लाज्म फील्ड होगा। तो ये आ गया हमारा क्या, साइटोप्लाज्म। पूरे एरिया में आपका साइटोप्लाज्म हमने कर दिया है। ठीक है, साइटोप्लाज्म आ गया। अच्छा, इसके बाद इस पे यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं माइलिन शीट। क्या प्रेजेंट होती हैं, माइलिन शीट। अच्छा, ये हो गई हमारी माइलिन शीट। हम ये हो गई हमारी माइलिन शीट। अच्छा, माइलिन शीट है ना, एक सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्वान सेल्स। क्या बोलते हैं, स्वान सेल्स। तो ये स्वान सेल्स होती है ना, ये ही रिलीज करती है माइलिन शीट। चलो, ये माइलिन शीट हो गई, थोड़ा अलग सा लग रहा है, कोई बात नहीं। हमको क्या है, हमको समझने से मतलब। देखो भाई, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स तुमको दिख रहे हैं बाहर की तरफ निकले हुए, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्या बोला जाता है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट। ठीक है, ये जो सेंटर का पार्ट है, ये पार्ट डेंड्राइट्स के बाद जो सेंटर का पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है साइटोन। क्या कहलाता है, साइटोन, या फिर हम इसको बोलते हैं सोमा। क्या बोलते हैं, सोमा। ये जो पूरा थ्रेड है, ये पूरा लॉन्ग, इसको बोला जाता है एक्सोन। क्या बोला जाता है, एक्सोन। एंड दिस पार्ट इज नोन एज नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है माइलिन शीट। ठीक है, ये है स्वान सेल्स। ये क्या है, स्वान सेल्स। एक साइंटिस्ट थे, स्वान, नाइन्थ में पढ़े थे ना, सेल थ्योरी जिन्होंने दी थी। हाँ, तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको बोलते हैं स्वान सेल्स। ये तो माइलिन शीट के बीच में जो एक गैप दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। अरे मतलब रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है आपकी एक टिपिकल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। क्लियर है बात। चलो, अब हम देखते हैं, एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, डेंड्राइट्स की बात कर रहे हैं। शॉर्ट ब्रांच प्रोजेक्शंस दैट रिसीव इनकमिंग सिग्नल। देखो भाई, ये सिग्नल जो सबसे पहले रिसीव किए जाएंगे वो इस एंड पे किए जाएंगे। सिग्नल रिसीव जो किए जाएंगे वो इस एंड पे किए जाएंगे, यहाँ पे सिग्नल किए जाएंगे, यहाँ पे रिसीव होंगे, यहाँ पे होंगे। यानी कि जो सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो एक्सेप्ट किए जाएंगे वो कहाँ पे होते हैं, डेंड्राइट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद डेंड्राइट्स की बात करें, फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी रिसेप्टर, या तो और न्यूरॉन से या फिर जो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, सेंस ऑर्गन से, वहां से। दे आर द इनपुट रीजन ऑफ न्यूरॉन। इनपुट रीजन, क्योंकि यहाँ से सिग्नल अंदर आ रहे हैं इनके अंदर। इसके बाद आगे जाएंगे, सोमा में जाएंगे, यानी साइटोन में जाएंगे, देन एक्सोन में जाएंगे, देन नर्व एंडिंग पे जाएंगे।
क्लियर है बात? चल, उसके बाद आती है सेल बॉडी यानी साइटोन या फिर सोमा। द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंटेनिंग द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, इट इंटीग्रेट द इनकमिंग सिग्नल। अब ये क्या मेन पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है जिसमें मेन न्यूक्लियस है। अब ये सिग्नल को आगे ट्रांसफर करेगा कहाँ पे? एक्सोन के पास में। एक्सोन ए लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन दैट ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है, ठीक है। इट इज आउटपुट रीजन, बाहर निकालने वाला रीजन है, सिंपल सी बात है। जहां पे एक्सोन एंड हो रहा है वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल्स बोलते हैं या फिर नर्व एंडिंग बोलते हैं। नर्व एंडिंग या एक्सोन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स एंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं। क्लियर? तो ये एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है हमारी न्यूरॉन्स की। क्लियर है बात भाई? चलिए, ये हमने यहाँ पे डायग्राम भी समझ लिया है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, अब समझना है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखो, ये जो पोर्शन है ना और ये जो पोर्शन है, इनको हमने थोड़ा थोड़ा क्या कर लिया भाई? जूम कर लिया। क्या कर लिया? जूम कर लिया। और जूम करके हम समझ रहे हैं कि कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। मान लो भाई, ये तो हमारे पास है क्या? डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट है, ठीक है भाई। उसके बाद सॉरी, नर्व एंडिंग, ये क्या है? नर्व एंडिंग। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? डेंड्राइट है। क्या है? डेंड्राइट है। अरे चल जा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है? गैप प्रेजेंट, एक स्पेस प्रेजेंट होता है। एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से जो कनेक्ट हो रहा है दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट, उनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है। और इस गैप को क्या बोलते हैं? इस गैप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लिफ्ट। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं इसको। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब देखो भाई, यहां से सिग्नल आते हैं, यहां से सिग्नल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और ये किस फॉर्म में आ रहे हैं? सर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। ये कैसी आ रही है सिग्नल? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, है ना। करंट दौड़ता हुआ आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, अचानक यहां देखेगा तो खाली जगह मिलेगी। यहाँ क्या मिला? वॉइड। ये क्या है? वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह, इसको हटा देता अपन। वॉइड मतलब खाली जगह। ये क्या मिल गया? स्पेस मिल गया, खाली स्पेस। और क्या करंट हमको लगेगा अगर स्पेस गैप है तो? यहाँ मैंने तार पकड़ी हुई है और यहाँ मैं दूर से कह रहा हूँ करंट लग जाए मेरे, लगेगा क्या? नहीं लग सकता ना। सेम यही चीज कि अब यहाँ से करंट आगे नहीं जा सकता। तो कैसे सिग्नल जाएगा? सिग्नल जाएगा कैसे कि यहाँ पे फिर इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? केमिकल्स में। किसमें? केमिकल्स में, केमिकल सिग्नल में, ठीक है। और ये केमिकल्स ट्रांसफर होते हैं, इन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर है? न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं इनको। अब यहाँ पे क्या होंगे? गेट्स होंगे, चैनल्स होंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? हमारे पास दरवाजे हो गए। इन दरवाजों में से क्या किए जाएंगे? केमिकल्स को रिलीज किया जाता है। क्या? केमिकल्स को रिलीज किया जाएगा। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे इनको क्या किया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। अब भाई देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट तो एयर में से ट्रेवल नहीं कर सकता, मतलब एयर मतलब स्पेस में से ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन केमिकल्स तो ट्रेवल कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, केमिकल्स तो ट्रेवल कर जाएंगे। तो यहाँ केमिकल्स जैसे ही जाएंगे। अब देखो, यहाँ डेंड्राइट्स में क्या है? डेंड्राइट्स में यहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर, जो ये जो केमिकल्स आ रहे हैं ना, इनको सेंस कर लेते हैं एक तरह से।
कि भाई क्या आ रहा है, ये इनको सेंस कर लेंगे। और जैसे ही ये रिसेप्टर पे से टच होंगे, ये केमिकल रिसेप्टर पे टच होंगे, कहाँ पे, डेंड्राइट पे, तो एक सेम टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। अच्छा, सेम टाइप होगी ना, तो ये देखो लो, यानी ये कैसे होगी वापस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हाँ भाई, देखो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल में चेंज हुई, केमिकल रिलीज हुए, डेंड्राइट पे टच हुए, वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन के इनसाइड द न्यूरॉन तो ट्रेवल करेंगे सिग्नल हमेशा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, लेकिन जब बात आएगी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जब जाने होंगे सिग्नल्स को, तो वो जाएंगे किसके थ्रू, केमिकल्स के थ्रू। इसीलिए हमने इसीलिए हमने शुरुआत में कहाँ पे, यहाँ पे लिखा था, देखो क्या लिखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल लिखा था हमने, यहाँ पे क्या लिखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल। समझ में आया क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है और केमिकल भी है, तो सिग्नल क्या है, क्या दोनों ही तरीके से नहीं ट्रेवल हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिकल दोनों ही तरीके से सिग्नल ट्रेवल हो रहे हैं ना, इसीलिए इसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रेवल कर। होगी वहां वाली बात से क्लियर। चलो, अच्छा, ये जो पूरा एक जंक्शन बनता है कि नर्व एंडिंग और डेंड्राइट का, इस जंक्शन को बोला जाता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस, क्लियर है। इसी तरह से, इसी तरह से आपके सिग्नल्स ना मसल्स तक भी पहुंचाए जाते हैं। मान लो ऐसे समझो कि यहाँ पे ऐसे ये मसल सेल्स है, यहाँ पे क्या है, मसल सेल्स है ये, ठीक है, और यहाँ पे आ रही है एक नर्व एंडिंग, इस तरह से न्यूरॉन की। तो यहाँ पे जो सिग्नल आएंगे ना, वो भी केमिकल्स के थ्रू होता है, यहाँ पे भी गैप ही होता है। ऐसा नहीं है कि सारे न्यूरॉन टच होते हैं मसल से, नहीं, यहाँ पे गैप होता है, तो केमिकल्स की मदद से ही सिग्नल ट्रेवल किए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह के जहाँ पे नर्व और मसल्स, ये क्या है, मसल है, और ये क्या है, नर्व एंडिंग है। तो जब ये नर्व एंडिंग और मसल्स का जंक्शन बनता है, इस जंक्शन को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्लियर है भाई, हाँ भाई, क्लियर है। हम्म, ये आज गिरेगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन की तरफ। देखो, हमारी बॉडी में तीन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन के हिसाब से, काम, कौन कौन सी न्यूरॉन कैसे कैसे काम करती है, तो काम के हिसाब से न्यूरॉन्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब भाई काम करते हैं, अपन बना लेते हैं ऐसे, तीन कैटेगरीज है। एक तो आती है हमारे पास सेंसरी, एक आती है हमारे पास मोटर, और एक आती है हमारे पास रिले, ठीक है। सेंसरी, मोटर एंड रिले न्यूरॉन्स, तीन तरह की न्यूरॉन्स आती है हमारे पास, बिल्कुल सही बात है। चलो, जैसे यहाँ मैंने गर्म प्लेट को टच किया, यहां से सिग्नल मेरे या तो स्पाइनल कॉर्ड तक गया या फिर मेरे ब्रेन तक गया। हमारा जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को बोला जाता है CNS। क्या बोलते हैं, CNS, यानी फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सारे रेस्पॉन्स यही बनते हैं, सारे सिग्नल यहीं जाते हैं, यहीं से ही रेस्पॉन्स। जैसे एक कंप्यूटर में एक CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वही काम हमारी बॉडी अगर एक पूरा कंप्यूटर सेट होती, तो हमारी बॉडी में जो CPU होता वो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता, और उसको हम CPU की जगह हमारी बॉडी में बोलते हैं क्या, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है। तो
सिग्नल्स को अगर हमें लेके जाना है कहां पे, सेंस ऑर्गन्स टू सीएनएस, सेंस ऑर्गन्स से सीएनएस तक सिग्नल लेके जाना है, तो हमें कौन सी न्यूरॉन लगेगी, सेंसरी न्यूरॉन की। और अगर हमें सीएनएस से रेस्पॉन्स को लेके आना है और कहां तक लेना है, इफ कहां तक लेके आना है उस सिग्नल को, इफेक्टर ऑर्गन मसल्स तक, इफेक्टर ऑर्गन मसल्स। मेरी हाथ गर्म प्लेट पे टच हुआ, सिग्नल गया। अब इफेक्टर ऑर्गन मसल्स कौन सी है, मेरे हाथ की मसल्स। ये हाथ की मसल्स जब कांटेक्ट होंगी तो मेरा हाथ क्या अपने आप उससे दूर नहीं हट जाएगा, भाई दूर हट जाएगा ना, इसी को बोले इफेक्टर ऑर्गन मसल्स तक। तो भैया ये क्या किया, ये सिग्नल सीएनएस से ले गई, ये सिग्नल सीएनएस से ले आई, इन्होंने क्या किया, सीएनएस है, ब्रेन है, ब्रेन के अंदर भी तो न्यूरॉन होगी ना, होगी कि नहीं होगी, बीच में जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं कि भैया हाथ को हटाना है, तो बीच में भी तो न्यूरॉन्स होगी ना, इनको और इनसे बीच में इंटरकनेक्शन भी तो बनाया जाएगा ना, कहाँ पे, इनसाइड सीएनएस के अंदर। बस उन्हीं न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं रेनिक न्यूरॉन्स। तो कहाँ पे होती हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सीएनएस। inside the CNS and interconnect sensory neuron to motor neuron। ठीक है, कहां पे, इनसाइड सीएनएस, ये भी लिख लो, इनसाइड सीएन। तो ये तो भाई मेन चीजें हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने लिखा क्या क्या है इसमें। देख, हमने लिखा है भाई, सेंसरी को हम क्या बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। एफरेंट न्यूरॉन बोल रहे हैं ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्टिमुलस आती है एक्सटर्नल इंटरनल, भाई जो सिग्नल लेके आएगी ऑब्वियसली बात है, उसी ने तो स्टिमुलस को देखा होगा, इसी ने तो स्टिमुलस को सेंस किया होगा ना, सिंपल सी चीज है। न्यूरॉन्स दैट डिटेक्ट लाइट इन द आई और टच इन द स्किन, अब यहाँ पे टच को डिटेक्ट किया, यहाँ से जो सिग्नल लेके जा रही है वो कौन सी है, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन कौन सी है, अफेरेंट इफेरेंट है, ये इफेरेंट, अफेरेंट है इफेरेंट। ये कहां से आएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक लेके आएंगी, मसल्स या ग्लैंड जो भी होगी, इफेक्ट और मसल्स तक, जो भी इफेक्ट हो रहा है ऑर्गन वहां तक लेके आएंगी, चाहे मसल्स हो चाहे फिर ग्लैंड्स हो। नेक्स्ट, रिले न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो इंटर न्यूरॉन्स इनको बोल रहे हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन्स बोल रहे हैं। ये कहाँ पे होती हैं, हमने वही बोला कि सर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं और ये कनेक्ट करती हैं सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से। दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब अलग अलग अंदर पार्ट्स के अंदर भी इंटरकनेक्शन बनाने का भी काम करती है आपकी क्या चीज, रिले न्यूरॉन्स। तो ये तो हो गई टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है भाई, अच्छा, तो अपना ठीक ठाक सी चीजें हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं, हाँ थोड़ा सा ना एक कर लेते हैं क्या, नर्वस सिस्टम के ना टाइप समझ लेते हैं। समझ क्या लेते हैं, जस्ट नाम लिख लेते हैं, ताकि अगली बार जब हम लिखें तो यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली लेक्चर हम लोग। ठीक है, तो नाम लिखते हैं भाई हमारे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है भाई, नर्वस सिस्टम को ना दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। कितनी कैटेगरीज में बांटा जाता है, दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक तो होता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सीएनएस। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारे पास पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं क्या, पीएनएस। ठीक है भाई, सीएनएस को फर्दर दो पार्ट्स में बांटते हैं हम लोग। एक तो होता है ब्रेन और एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल को हम ना दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। इसमें ना न्यूरॉन्स आती हैं, जितनी भी अपने नेटवर्क न्यूरॉन्स का फैला हुआ है ना पूरी बॉडी में, वो आती है। तो दो तरह की होती है, एक तो होती है क्रेनियल और एक होती है स्पाइनल। तो क्रेनियल न्यूरॉन्स एंड स्पाइनल न्यूरॉन्स। तो क्रेनियल न्यूरॉन्स होती हैं वो होती हैं 12 पेयर्स, 12 पेयर्स होती हैं। स्पाइनल न्यूरॉन जो होती हैं वो होती हैं 31 पेयर होती है। ठीक है भाई, चलो अब ब्रेन की बात करें तो भाई ब्रेन जो है इसको फर्दर तीन पार्ट्स में बांटा हुआ है। कौन कौन से सर? इसको बांटा हुआ है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है भाई, फोर ब्रेन को फर्दर दो पार्ट्स में बांटते हैं हम लोग। तो होता है सेरिब्रम और एक होता है डायंसिफेलोन। ठीक है, डायंसिफेलोन जो है इसको फर्दर दो पार्ट्स में बांटते हैं हम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। है ना, मजा आ रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, चीजें चीजें बढ़ती जा रही है। सेरिब्रम, इसको भी हम चार पार्ट में बांटते हैं। एक होता है फ्रंटल लोब, फ्रंटल अरे यार सी मिट गया। एक होता है टेम्पोरल लोब, हम्म, ये LOB है ना। एक होता है ओसिपिटल लोब और एक होता है पैराइटल लोब। हमारे पास सेरिब्रम वाले लोग पूरे हुए। देन हिंड ब्रेन पे आते हैं। हिंड ब्रेन को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और सॉरी तीन पार्ट्स में। एक होता है सेरिबेलम, कंफ्यूज नहीं होना है, सेरिब्रम और सेरिबेलम में दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सेरिबेलम, एक होता है पोन्स एंड एक होता है मेडुला ओब्लोंगाटा। हाँ भाई, ये हमारा थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट सा पूरा हो गया नर्वस सिस्टम के टाइप्स को। है ना मजेदार? क्या है मजेदार कि भैया नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के दो टाइप आते हैं हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस के फर्दर दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। पीएनएस के फर्दर दो पार्ट्स आते हैं, क्रेनियल न्यूरॉन्स एंड स्पाइनल न्यूरॉन्स। क्रेनियल न्यूरॉन्स होती है 12 पेयर, स्पाइनल न्यूरॉन्स होती है 31 पेयर।
तो ब्रेन है, ब्रेन को फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सेरिब्रम एंड डायंसिफेलोन। सेरिब्रम को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल लोब। डायंसिफेलोन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के डिवीजन है नहीं हमारे पास। हिंड ब्रेन जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगाटा। क्लियर है भाई? चलिए, तो भाई ये आपका हो गया है, आज की जो क्लास है ये कंप्लीट होती है। अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम जितनी भी हमने ये सारी चीजें भी लिखी थी उन सभी चीजों को हम डिटेल की बातें कर रहे होंगे, कंप्लीट बात कर रहे होंगे कि एक एक चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे, और वहीं पे हमारा समथिंग अबाउट 60% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम इसको पढ़ लेंगे। अभी नहीं हुआ, अभी आप ये मान के चलो 25% लगभग आसपास हुआ है। तो समथिंग 4 से 5 लेक्चर, 4 आई थिंक मोर देन इनफ रहेगा, 4 लेक्चर में आपका इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज हमने कोई भी चीज नहीं छोड़ा है, पूरा अच्छे से पूरी डिटेल में लिया है। एनसीईआरटी में आप चेक करके देख लेना, बिल्कुल भी उससे थोड़ा सा अप ही गए हैं अपन, नीचे नहीं गए, ऊपर ही रहा है अपने लेवल जो है ना, एनसीईआरटी से थोड़ा अपने आप रखा है। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये सारी चीजें जितनी भी आज मैंने समझाई ये समझ में आई होंगी। और वेट करिए नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे भी करेंगे, और मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो आपको पसंद आए, लेक्चर आपको पसंद लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो तो। और कमेंट्स में जरूर अपने डाउट्स देना कि सर अगर कोई भी डाउट आ रहा है सीधा बताओ कमेंट्स में, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे आपके, है ना। कमेंट्स का जो भी होगा उसको अगली वीडियो में, अगर कोई दिक्कत आएगी तो अगली वीडियो में दोबारा लेक्चर समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। जो भी अपनी राय है वो जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों।